हेलो फ्रेंड, मुरली एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग का छठा वीडियो है। अभी तक पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को PYQ के आधार पर बनाया गया है और इस सब वीडियो से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस सब वीडियो को आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारीय होती है। ऑप्शन बी है कि वायु गर्म होने पर फैलती है। ऑप्शन सी है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए जाने पर चूने का पानी सफ़ेद हो जाती है। ऑप्शन डी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यदि अवलोकन द्वारा, इसमें अवलोकन ओ द्वारा निरूपित होता है तथा एक द्वारा निष्कर्ष है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कहने का मतलब है कि चार ऑप्शन में इसमें कौन अवलोकन है और कौन निष्कर्ष है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे कि कह रहा है कि धातु ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारीय होते हैं। तो इसकी बात करेंगे, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो उसका जो यौगिक बनता है वो क्षारीय ही बनता है, आपको इतना मालूम होगा। और नेक्स्ट है, जब धातु और धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो उसकी जो यौगिक होती है वो अम्लीय होती है। अम्लीय को पहचानने का तरीका है, उसमें सिर्फ H+ आयन रहता है और क्षारीय को पहचानने का तरीका है OH उसमें इंक्लूड रहता है। कोई भी समीकरण, कोई भी यौगिक दिया हो उसमें क्या हो OH है तो आप उसको क्षारीय आप समझ सकते हैं, यानी वो क्षारीय होता ही है। जिसमें सिर्फ H है वो अम्लीय होता है। इसमें दिया हुआ है, हम लोग समझेंगे थोड़ा देर में। नेक्स्ट है वायु गर्म होने पर फैलती है। तो ये बात सही है कि वायु गर्म होने पर फैलती है। जब वायु गर्म होती है तो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के क्रम में वो धीरे धीरे क्या होती है, ठंडा होती है और सिकुड़ के वो भारी हो जाती है। भारी होने के बाद वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे आती है। तो इसलिए वायु गर्म होने पर फैलती है। वायु किसके कारण गर्म होती है, तो संवहन के कारण, संवहन प्रक्रिया के कारण ये गर्म होती है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए जाने पर चूने का पानी पर सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये सही बात है कि जब CO2 को जब कार्बन डाइऑक्साइड के चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो NaOH होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है प्लस जल बनता है प्लस उष्मा का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो इसमें हम लोग पहचानेंगे कि अम्ल कौन है, क्षार कौन है। अम्ल की बात करें तो OH इसमें लगा हुआ है तो ये क्षारीय है। अम्ल तो इसमें सिर्फ H लगा हुआ है तो ये अम्लीय है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए जाने पर चूने का पानी सफ़ेद होता है। तो ये आपका अवलोकन है। बाकी सब क्या है, आपका निष्कर्ष दिया हुआ है। कैसे, धातु ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारीय होती है, ये फिक्स बता रहा है कि प्राकृतिक में क्या है, ये क्षारीय है। वायु गर्म होने पर फैलती है, हाँ ये फैलती है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे से
अभिक्रिया कर क्या होती है, उदासीन होती है, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है सी में कि ये प्रवाहित किए जाने पर सफ़ेद हो जाता है। तो सी आपका क्या है, अवलोकन है, बाकी सब क्या है, निष्कर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, आपको इसमें से कथन आपको बताना सही क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि स्वपरागन केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है। ऑप्शन बी है उभयलिंगी पुष्प स्वपरागन तथा पर परागन दोनों प्रकार से परागन होते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी है ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी है ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत और बी सही है। तो ऑप्शन ए के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि स्वपरागन और परपरागन क्या होता है। परागन की बात करें, परागन की बात करें तो ये दो प्रकार से होते हैं। एक आपका होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। परपरागन परपरागन निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से या किसी जंतु के माध्यम से। इसकी अगर बात करें जंतु के माध्यम से, जब किसी फूल पे क्या होते हैं, मक्खी, मधुमक्खी आदि कोई भी कीट पतंग, तितली आदि बैठता है तो उसके में क्या होता है, पुंकेसर। पुंकेसर और इसमें एक होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर, पुंकेसर आपका नर भाग होता है और ये स्त्री भाग होता है। स्त्री भाग की अगर बात करें तो क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है, अंडाशय। पुंकेसर में बात करें तो इसमें एक होता है परागकोश होता है। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। जब पराग कण वर्तिका के ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, निषेचन होके फल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है आपका अंडाशय। इसमें बात करेंगे कि जब फूल पे जंतु या कोई कीट पतंग बैठती है तो उसके पैर में परागकण सट के दूसरे पुष्प पे जाके, वर्तिका पे जाके मिल जाती है। तो इसे परपरागन, स्वपरागन एक ही पुष्प से और उसी में क्या होता है, स्त्री भाग होता है और नर भाग होता है, एक दूसरे से निषेचन कर लेते हैं। नर भाग का परागकण स्त्री भाग के वर्तिका पर जाके मिल जाती है, जिससे वहाँ क्या होता है, निषेचन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को स्वपरागन कहते हैं। तो केवल ये द्विलिंगी में होता है ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ये आपका गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए गलत और बी सही है। नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का जल संरक्षण के बारे में सही है। वर्षा का जल संरक्षण के बारे में आपको बताना है कि कैसे वर्षा के जल को हम लोग इकट्ठा करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है या उसका उपयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कि जल भूजल का संरक्षण करता है। ऑप्शन बी है यह स्थानीय आपतावन को कम करता है। ऑप्शन सी है यह जल निकास संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी है इसका उपयोग फसल की सिंचाई के लिए करता है। जब वर्षा होती है तो भूमि का जल में क्या होता है, वृद्धि होता है, तो भूमि का जल का संरक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है स्थानीय आपतावन को कम करता है। स्थानीय आपतावन का मतलब है तापमान को कम करता है। तापमान को कम कैसे करता है, वाष्पीकरण के माध्यम से। वाष्पीकरण के माध्यम से तापमान में कमी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। यह जल निकास संबंधी समस्या उत्पन्न करता है, तो ये ऑप्शन आपका
गलत है, ऐसा कुछ नहीं। वर्षा के पानी से जल निकास समस्या उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शन डी है, इसका उपयोग फसल की सिंचाई के लिए किया जाता है। तो हाँ, इसका उपयोग फसल की सिंचाई के लिए किया जाता है। तो हमारा क्या है, सी गलत है, बाकी ए बी और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन और तर्क। अभिकथन कह रहा है कि एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तर्क कह रहा है कि टंगस्टन एक निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है, आपको ये बोला जा रहा है। तो इसमें बात करेंगे फिलामेंट की बात, तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन की अगर उच्च, टंगस्टन में क्या होता है, उच्च गलनांक होता है और उच्च इसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता भी होता है। प्रतिरोधकता का मतलब है अगर ये नहीं रहे तो बल्ब क्या होगा, न ऊष्मा देगा और न प्रकाश देगा। प्रतिरोधकता के कारण ही बल्ब के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर फिलामेंट की बात करें तो इसे अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये गल जाएगा। तो इसे बल्ब में संरक्षण करने के लिए बल्ब में क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस और आर्गन। आर्गन गैस इसे मिलाते हैं तो ये फिलामेंट का आयु को क्या करता है, बढ़ा देता है। टंगस्टन की बात करें, सबसे अधिक इसका उच्च गलनांक कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। जब बल्ब का फिलामेंट जलता है तो वहाँ का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे अधिक ही होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी कथन है, एक तापदीप बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो अभिकथन सही है, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च गलनांक होता है। तो ये गलत है, इसमें उच्च प्रतिरोध होगा, उच्च गलनांक होगा, इसलिए निम्न प्रतिरोध के कारण तर्क यानी आर मेरा गलत है, सिर्फ ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप के चालन के बारे में सही नहीं है, यानी तापमान के चालन के बारे में आपको बताना कि कौन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, गैसों में चालन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी है, सभी पदार्थ स्वयं से ऊष्मा को एक समान तरीके से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ऑप्शन डी है, द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। ऑप्शन डी है, ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। ऑप्शन ए की बात करें, गैसों में चालन नहीं होता, तो ये आपको गलत कह रहा है कि गैस में चालन होता है। गैस हमारा गर्म संवहन के माध्यम से होता है, संवहन के माध्यम से होता है। इतना पता है कि ठोस, तरल और गैस सबसे अधिक अगर चलन होता है तो ठोस में होता है, उसके बाद ठोस के से कम में तरल में और सबसे कम गैस में होता है। तो गैस जो होता है, गैस चलन के कारण ही तो गर्म होके क्या होता है, फैलता है। अगर गर्म नहीं होगा तो फैलेगा कहाँ, फैलेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि चलन होता है, इसमें कह रहा है कि नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, सभी पदार्थ स्वयं से ऊष्मा को एक समान तरीके से प्रवाहित नहीं होने देते। तो ये सही कह रहा है कि सभी पदार्थ एक तरीका से जो ऊष्मा को प्रवाहित आगे नहीं करते। जैसे अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी भी तो एक पदार्थ है। क्या लकड़ी ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने देती है? नहीं, ये ऊष्मा का क्या है, प्रतिरोध है, कुछ अलग है। ये ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाने देती। लेकिन लोहा की बात करें तो लोहा हमारा ठोस है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसमें जाता है।
तो क्या इसमें एक समान तरीके से प्रवाहित होता है? तो नहीं, एक समान तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। तो यहाँ तो बताया है कि द्रव द्रव मतलब द्रव जो गर्म होता है ठोस की तुलना में कम होता है, यानी धीरे धीरे होता है। सबसे अधिक कौन गर्म होता है? ठोस, उसके बाद तरल, उसके बाद गैस होता है। तो द्रव की तुलना में ठोस वस्तु में चालन तीव्र होता है, तो राइट आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। ऊष्मा के लिए जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में नहीं रहेगा तो उसको ऊष्मा प्रवाहित कैसे होगा? इसलिए एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र को वर्णित करता है? ऑप्शन ए है बंद एकल परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी है बंद द्विपरिसंचरण, ऑप्शन सी है खुला एकल परिसंचरण, ऑप्शन डी है खुला द्विपरिसंचरण। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंद द्विपरिसंचरण तंत्र। मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है वह बंद द्विपरिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसका काम होता है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोषक तत्व पोषक तत्व या हार्मोन आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और शरीर के अंदर से अवशिष्ट पदार्थ को क्या होता है बाहर लाना। किसका काम है? परिसंचरण तंत्र का ही काम है। तो मानव में अगर परिसंचरण तंत्र की बात करें तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र। खुला और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र खुला की बात करें तो ये कीट में होता है। कीट की अगर बात करें तो तिल, चट्टा, टिड्डा और मक्खी में। बंद की बात करें तो गाय, मानव आदि में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें तो एक कीट है। कीट में क्या होता है कि खुला परिसंचरण तंत्र एक थैली होता है, उसमें टोटल सारा रक्त आके इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से पूरे शरीर में वह प्रवाहित होता है, तो इसलिए खुला परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, इसमें धमनी होता है और इसमें सीरा भी होता है। तो इसमें नस या नली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसमें शुद्ध धमनी में क्या है, शुद्ध रक्त की प्रवाहित होती है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन है ए सुपोषण, ऑप्शन बी है जैव आवर्धन, ऑप्शन सी है मृदा अपरदन, ऑप्शन डी है नाइट्रीकरण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन की बात करें तो इसमें नहीं होता उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से। उर्वरक की बात करें, उर्वरक में क्या होता है, NPK। अगर इसकी मात्रा सही से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में मुख्य रूप से, तो उर्वरक की अगर सही से इसका उपयोग करें तो हमारे पौधे में वृद्धि और फसल में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। लेकिन अगर इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करेंगे तो पौधा क्या होता है, सूख जाता है। पौधा सूख जाता है या मर जाता है। कीटनाशक से उपयोग करने से क्या होता है, हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो दूषित हो जाती है और जिससे मनुष्य या जानवर को उससे बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कार में ओडोमीटर का
क्या मापता है? जो कार में ओडोमीटर है कि वो कितना किलोमीटर चल रहा है, कितना स्पीड है, ये सब क्या मापता है? तो कार के द्वारा तय की गई दूरी को वो मापता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडाणु के साथ संयोजित होते हैं, बनने वाला जुड़वा डैश कहलाता है, तो भातृ कहलाता है। क्या कहलाता है? भातृ। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि समरूप अथवा भातृक हो सकते हैं, समरूप अथवा भातृक हो सकते हैं। ऑप्शन बी है सदैव। सदैव क्या होता है? संयुक्त होता है, या समरूप होता है, या भातृ। तो राइट आंसर आपका भातृत हो जाएगा। राइट आंसर भातृत। भातृत की अगर इसमें बात करें तो इसमें कितना, पुरुष की 2 शुक्राणु और स्त्री के 2 अंडाणु भाग लेकर क्या भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? दोनों में 100% डीएनए नहीं होता है, एक में ज़्यादा होता है, एक में कम होता है, तो इसलिए भातृ इसे बोलते हैं। भातृ की बात करें तो इसमें जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे का जन्म होता है भातृ में। अब समरूप की बात करें तो इसमें भी जुड़वा बच्चा होता है, जुड़वा बच्चा होता है। लेकिन समरूप की अगर बात करें तो इसमें एक खासियत है कि इसमें एक शुक्राणु और एक अंडाणु ही भाग लेते हैं, अंडाणु भाग लेते हैं, और इनका निषेचन होने के बाद भ्रूण बनता है। वहाँ पे एक भ्रूण नहीं 2 भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे यहाँ जुड़वा बच्चा का निर्माण होता है, जुड़वा बच्चा का जन्म होता है। लेकिन इसमें जो डीएनए होता है दोनों में 100% होता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है सूचक, बीच में दिया हुआ है अम्ल में होने वाले परिवर्तन, और लास्ट में दिया हुआ है क्षारक में होने वाले परिवर्तन। यानी यहाँ कुछ सूचक का नाम दिया हुआ है जो प्राकृतिक सूचक है, और प्लस में आपका कृत्रिम सूचक है। किसमें अम्ल डालेंगे तो उसका रंग क्या होगा, और अगर उसमें क्षार डालेंगे तो उसका रंग क्या होगा, ये आपको बताना है। अम्ल, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हल्दी में अगर अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हल्दी में अगर क्षार डालेंगे तो उसमें क्या होता है, हल्दी में क्षार डालने पर उसका रंग लाल और भूरा होता है, लाल और भूरा होता है। हल्दी में रंग डालने पर लाल और भूरा होता है। गुलहर यानी चाइना रोज में अम्ल डालने पर क्या होता है, यह गहरा गुलाबी होता है। जब इसमें चाइना रोज में अगर क्षार डालते हैं तो इसका रंग हरा होता है। फिनोल्फ्थेलिन में अगर अम्ल डालते हैं तो इसमें यह रंगहीन रहता है, इसमें कोई रंग नहीं आता। जबकि इसमें क्षार डालते हैं तो यह गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज क्या है, इसमें जब अम्ल डालते हैं तो ये आपका लाल होता है, गहरा गुलाबी होता है, या ऑरेंज रंग का होता है, और जबकि ये गुलाबी होता है क्षार डालने पर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि हल्दी डालने पर ए में क्या होता है, लाल भूरा। तो लाल भूरा यानी रक्ताभ और भूरा होता है। गुलहर या चाइना रोज में बी में क्या होता है, हरा होता है। फिनोल्फ्थेलिन में क्या होता है कि इसमें कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। और मेथिल ऑरेंज में क्या होता है, इसमें ऑरेंज या लाल रंग का होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वाला का रंग निर्भर करता है।
ज्वाला का रंग की अगर बात करें तो ये निर्भर किस पे करता है। इसकी अगर बात करें तो ज्वाला का रंग निर्भर करता है ऑक्सीजन पर, तापमान पर, तापमान तापमान पर, और जो जलने वाला वस्तु है, जलने वाला पदार्थ पे ये निर्भर करता है। तापमान की अगर बात करें, ये नहीं कि हमारे वातावरण की तापमान, उस वस्तु जो पदार्थ जल रहा वहाँ का तापमान कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसी तापमान के ऊपर जो लौ है उसका रंग का निर्धारण होता है, या कोई वस्तु पूर्ण रूप से जलता है या आधा अधूरा जलता है, वो इसी के आधार पे होता है। ऑक्सीजन के बिना कोई लौ नहीं जलता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि जलने वाला पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन आपूर्ति पर, ऑप्शन सी है परिवेश के तापमान पर। तो ज्वाला का रंग निर्भर करता है जलने वाले पदार्थ की प्रकृति पर, ये सही है। और ऑक्सीजन आपूर्ति पर, यानी ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे ये बहुत निर्भर करता है। लेकिन परिवेश के तापमान मतलब वायुमंडल की ये तापमान की बात कर रहा है कि वायुमंडल के तापमान पर निर्भर करता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो वस्तु जल रहा है, जलने के क्रम में वहाँ का क्या तापमान है उस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। S1 में दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी अभिक्रिया है। S2 है कि श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यह धूप को अवशोषित करती है। अवशोषित करने को ही हम लोग उष्मा शोषी कहते हैं। उष्मा को सोखना होता है। तो उष्मा को कौन सोखता है, पत्ता। उष्मा को पत्ता सोखता है। पत्ता में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम है कि प्रकाश को सोखना, यानी इसमें उष्मा शोषी होता है। दूसरा है कि श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये बात सही है कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा के रूप में, एक गर्म के रूप में बाहर हमारा सांस हवा आता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो S1 S2 दोनों सही है। तो S1 सही है, S2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि S1 गलत है, S2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि S1 और S2, यहाँ S2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट है कि मानव पाचन तंत्र में पित्त रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया हुआ कि यह अमाशय से आने वाले आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्षारीय बना देता है। ऑप्शन बी है यह वसा के पाचन में सहायता करता है। तो इसमें बात करेंगे कि पित्त रस होता क्या है। पित्त रस आखिर होता क्या है, इसमें बात करेंगे। पित्त रस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी अगर बात करें तो पित्त का पीएच मान होता है 7.7 से लेके 8, यानी यह क्या है, क्षारीय है। पित्त को भंडारण कहाँ करते हैं, पित्ताशय में। पित्त बनता है यकृत में, लेकिन इसका भंडारण पित्ताशय में किया जाता है।
पित्त की अगर बात करें तो इसका कार्य की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि वसा वसा का जो बूंद होता है या गोला होता है, बूंदे या गोला को छोटे छोटे भाग में इसे तोड़ता है और पाचन करने की क्रिया में इसे आगे भेजता है। तो ये कह रहा है कि अमाशय से आने वाली आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्षारीय करता है। तो ये बात सही है। जो भोजन अमाशय से आता है वो क्या रहता है, अम्लीय रहता है। तो अम्लीय, वो जो भोजन अम्लीय आके यहाँ पे क्या होता है, उसमें क्षार मिलके इस भोजन को उदासीनीकरण किया जाता है और आगे इसे भेज दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन बी है यह वसा के पाचन में सहायता करता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन ए सत्य है तथा बी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी कह रहा है कि ए असत्य है तथा बी सत्य है, ये भी ऑप्शन बी गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन डी कह रहा है ए और बी दोनों असत्य है। तो ये गलत। तो राइट आंसर आपका सिर्फ सी हो जाएगा कि दोनों सत्य हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, प्लस में ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।